प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान में किस प्रकार शिक्षा का प्रावधान हुआ, शिक्षा किस प्रकार पहले प्रांतों का विषय हुआ करती थी, उसे किस प्रकार और किन संविधान द्वारा किस सन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, इन सब का अध्ययन किया था। आज जो हम लोग पढ़ना चाहते थे वो था निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का। ठीक, इसे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009, अनुच्छेद 21 का। अब सबसे पहली बात तो इस निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को समझने के बाद आप किन किन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो जाओगे। तो अगर एक बार आप निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम सीख लेते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार किनके लिए है। आप ये जान पाओगे कि ये किस सन में पारित हुआ है। आप ये जान पाओगे कि ये किस अनुच्छेद में है। आप ये जान पाओगे कि ये किस वर्ष के बालकों के लिए है। और आप ये जान पाओगे कि ये किन किन चीजों को हमारे बालकों को प्रदान करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश और समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य और उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की अहम भूमिका होती है या भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी क्या कहा जा रहा है कि किसी भी देश में ऐसे नागरिकों का निर्माण जो कि यूजफुल हो कंट्री के लिए, जो कि सुयोग्य हो कंट्री के लिए और जो कि उत्तरदायी नागरिक हो, उसका विकास करना शिक्षा का मुख्य काम है। शिक्षा के 3 स्तर होते हैं। पहला प्रारंभिक स्तर, दूसरा माध्यमिक स्तर और तीसरा उच्च स्तर। इन तीनों स्तरों में से प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5 तक की एजुकेशन समग्र शिक्षा व्यवस्थाओं की यानी माध्यमिक और उच्च शिक्षा की आधारशिला हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निशुल्क, फ्री एंड अनिवार्य कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन 5 तक की कक्षा 5 तक की एजुकेशन के शिक्षा का संकल्प लिया गया था। परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का भी जोड़ दिया गया है और बच्चों को उसके अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है, फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। यानी इस पैराग्राफ से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, एक तो क्या कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस अनुच्छेद में है, दूसरा किस संविधान संशोधन द्वारा 21 का को जोड़ा गया है, और मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं है। ये 3 बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहीं से बन जाते हैं। ठीक, इसी मौलिक अधिकार को या अनुच्छेद 21 का को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी पारित किया गया। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही देश के हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। यानी अब प्रत्येक बच्चे को जो कि प्राथमिक शिक्षा का हकदार है उसे हमें प्राथमिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, कक्षा 5 तक की एजुकेशन प्राप्त कराना ही कराना होगा। ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर हम
उसको ये सुविधा नहीं देते हैं तो वो हमें कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, या उसके ओर से कोई भी अभिभावक अब उसके माता पिता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए संस्तुति कर सकते हैं। ठीक, यानी कि भारत के राजपत्र में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 अगस्त 2009 को इसे राजपत्र में प्रकाशित कराया गया। ठीक, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ? तो 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय के अपनी रुचि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, और राज्य ऐसी संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के संबंध में हैं। क्या है? एक अधिकार आपके संविधान ने आपको दे रखा है, अनुच्छेद आर्टिकल 29(2). इसमें कहा गया है कि कोई भी समुदाय, कोई भी समाज अपने रुचि की शिक्षण संस्थाएं और उनका प्रशासन करने के लिए अधिकृत है। यानी आप कोई भी शैक्षिक संस्था, कोई भी समाज का अंग, कोई भी समाज का, समुदाय का व्यक्ति खोल सकता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। और अगर वो संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा खोला गया है तो उसे अल्पसंख्यकों के नाम पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी कि वो अपने धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। अब यानी कि कहा जाए कि कोई भी समुदाय अपने धर्म और शिक्षा के लिए संस्थाएं खोल सकता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 29(2) में है। अभी आप इससे पहले पढ़ लो, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तब आपको वहां पे ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कंठस्थ हो जाएंगी। अभी आपने इतना पढ़ा कि अनुच्छेद 29(2) के अनुसार समुदाय का या समाज का कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार के लिए या अपनी शिक्षा व्यवस्था के प्रचार के लिए कोई भी निकाय या कोई भी संस्थान खोल सकता है, और अगर वो संस्थान माइनॉरिटी समुदाय द्वारा खोला जाए तो माइनॉरिटी के नाम पर सरकार कोई भी उसके खिलाफ या कोई भी उसके विपक्ष में कोई भी तर्क नहीं देगी, बल्कि सरकार के लिए चाहे वो ज्यादा समुदाय वाला खोला जाए उसे भी मान्यता देगी, और चाहे वो कम जनसंख्या वाला समुदाय हो, माइनॉरिटी वाला हो, उसे भी मान्यता देगी। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर एक बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों को निर्धारित करता है। यानी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किन बच्चों के लिए है? तो वो उन बच्चों के लिए है जो 14 वर्ष की आयु तक के हों, और ये ऐसा अधिकार है जो राज्य सरकारें यानी प्रांतीय या स्टेट गवर्नमेंट और देश की सरकारें ये को भी, दोनों को ही इस बात पर उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है कि उन्हें अपने बच्चों को जो भी 14 वर्ष तक के हों उन्हें निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी ही देनी है। आइए बात करते हैं कि ये अधिकार अधिनियम कैसा है। तो इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय हैं और 38 खंड हैं। क्या है? 7 अध्याय हैं और 38 कुल खंड हैं, पार्ट्स हैं, जिसमें मुख्य बातें क्या हैं? तो पहला खंड अध्याय 1, कितने अध्याय हमने बताया? 7 अध्याय हैं, और खंड कितने हैं? तो 38 हैं। तो पहला अध्याय क्या है? पहले अध्याय को कहा जाता है प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। उसमें क्या कहा गया है कि
सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल क्या है? इसमें स्कूलों को परिभाषित किया गया है कि स्कूल क्या होते हैं, स्कूल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, स्कूल को डिफाइन किया गया है और उनके प्रकार बताए गए हैं इसमें। तो सबसे पहली बात जो बताई गई ये कि सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। स्कूल का क्या आशय है? तो स्कूल का मतलब वे सभी स्कूल जो या तो सरकार द्वारा नियमित हैं, मान्यता प्राप्त हैं, और या तो जो सरकार द्वारा स्थापित हैं। दूसरा, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, वो भी स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं जो सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से चाहे वो राज्य सरकार से, और निजी स्कूल। ठीक, दोनों ही प्रकार के सरकारी स्कूल, अनुदान प्राप्त निजी स्कूल और विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ठीक, ये सब आदि। और अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल भी। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम निशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार निशुल्क और कंपलसरी यानी फ्री और अनिवार्य जो है शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से स्कूल आते हैं? तो सभी प्रकार के स्कूल आते हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे वो अनुदान पाने वाले हों, चाहे वो अनुदान न पाने वाले हों, चाहे वो कोई विशेष श्रेणी के स्कूल हों जैसे केवीएस, एनवीएस, नवोदय, या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कोई निजी स्कूल। यानी जितने भी प्रकार के स्कूल हैं वो सभी इसके अंतर्गत कवर किए गए हैं। प्राइवेट स्कूल वाले ये नहीं कह सकते हैं कि हम निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की मान्यताओं को नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। दूसरा अध्याय क्या था? कुल 7 अध्याय है ना, तो दूसरा है निशुल्क और शिक्षा का, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब इसमें बेसिकली मेन है, पहला क्या था कि प्रस्तावना थी स्कूल से क्या आशय है, तो स्कूल से आशय है सरकारी, गैर सरकारी, निजी, विशेष, सभी प्रकार के स्कूल। और दूसरा अध्याय था निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम। यानी स्पेशली अब उसमें क्या कहा गया है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में, तो ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के, ध्यान रखने वाली बात है, अपने पड़ोस के स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को प्रदान करने का अधिकार होगा। ठीक, क्या कहा जा रहा है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को अपने पड़ोस, अपने नजदीक के स्कूल में निशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। क्या पहली बात जो कही जा रही है कि पास में अगर कोई बच्चा है तो ये उसका अधिकार है कि उसका एडमिशन उसके पास के स्कूल में कराया जाए, और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती है तब तक कोशिश की जाएगी कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसके घर के आसपास से ही उसे जो विद्यालय हैं उनसे प्रदान कराई जाए। इसीलिए कोई लखनऊ का बच्चा है तो मान लो कोई लखनऊ में संस्थान नहीं दे रहा उसे प्रवेश, तो उसे उठाकर कानपुर में, उसे उठाकर दिल्ली में प्रवेश नहीं दिलाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें उपबंध एक बनाया गया है कि वो उस बच्चे को उसी के पड़ोस के स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अधिकार अधिनियम का पूरा नाम ही है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा टीसी के नाम पे, ठीक, ड्रेस के नाम पर, कॉपी किताब के नाम पर, किसी भी नाम पर कोई भी उससे शुल्क 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तीसरी बात, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश मान लो नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। मान लो कोई बच्चा 6 वर्ष का है या 5 वर्ष का है और उसे कक्षा 1 में मान लो नियमानुसार होना चाहिए, पर मान लो वो एडमिशन इस साल नहीं ले पाता है और 2 बरस बाद यानी जब वो 8 वर्ष का होता है तब वो एडमिशन लेता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो जिस उम्र का है
उस उम्र के बच्चों के क्लास के बीच उसका एडमिशन कराया जाएगा। 8 वर्ष का बालक मान लो सेकेंड में होता है या थर्ड में होता है तो उसे उसी क्लास के बच्चों के साथ सेकेंड या थर्ड क्लास में एडमिशन लिया जाएगा जिस क्लास में उसकी उम्र के बच्चे होंगे। ठीक, तो यानी अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में किसी भी कक्षा में वो प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसे किसी कक्षा में रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो उसके बाद की पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। मान लो किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है और वो 14 वर्ष की आयु क्रॉस कर जाता है परंतु वो अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसकी शिक्षा रुक गई तो उसे आगे, क्योंकि उसकी उम्र अब 14 वर्ष की नहीं है तो उससे पैसा लिया जाए नहीं। अभी भी उसने प्रारंभिक शिक्षा अगर पूरी नहीं की है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट ही, निःशुल्क ही दी जाएगी। आगे है कि बच्चों को, नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। अब देखो ये नियम बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो मान लो कि आज जिनका परिवार लखनऊ में रहता है पर अगर मान लो उनके गार्जियंस का ट्रांसफर हो जाता है कहीं अन्य, कानपुर हो जाता है, इलाहाबाद हो जाता है या दिल्ली हो जाता है तो उस बच्चे को ये अधिकार है कि वो अपना स्थानांतरण लखनऊ के बजाय अब कानपुर या दिल्ली में करा सकता है। प्रधानाध्यापक टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तुरंत निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर या टालमटोल करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली, सर्विस रूल के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिस स्कूल में स्थानांतरण होना है वहां टीसी को देर से प्रस्तुत करने और प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। यानी टीसी के नाम पर या टीसी को देरी से देने पर उस प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। और अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में गया एडमिशन लेने के लिए तो वहां भी मेरे देर से आने या मेरे देर से टीसी ला पाने को आधार बनाकर मेरा एडमिशन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये मोटी मोटी बातें थी। अब आते हैं अध्याय 3 पर। अध्याय 3 क्या है? केंद्र, सेंटर, राज्य यानी स्टेट और स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स और अभिभावकों के दायित्व क्या होंगे, गार्जियन के दायित्व क्या होंगे। यानी तीनों बॉडीज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज, और साथ में साथ अभिभावक या गार्जियनों के दायित्व क्या क्या होंगे। पहला तो 3 साल के भीतर क्या है, 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस के स्कूल स्थापित करने होंगे। हाँ देखो क्या है कि सबसे पहले काम अब क्या करना होगा कि हमें एज अ गवर्नमेंट, चाहे हम सेंटर को हो या हम स्टेट के हों या हम लोकल बॉडीज के हों, हमें कोशिश करनी होगी कि अपने क्षेत्र में विद्यालय पास में बनाए जाए। 5 किलोमीटर के अंदर में एक विद्यालय होना ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कहा गया है, अभी सबसे पहले उपबंध में कहा गया था अध्याय 2 में कि बच्चे का एडमिशन पड़ोस के स्कूल में किया जाएगा। तो पड़ोस में एडमिशन लेने के लिए पड़ोस में स्कूल तो होने चाहिए। इसीलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडीज, इन सब का ये कर्तव्य होगा कि वो 5 किलोमीटर के अंदर में एक न एक विद्यालय अवश्य स्थापित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही साथ साथ जिम्मेदारी निभाएं और वे इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वयन के लिए धन का भी प्रावधान करें।
इस निःशुल्क अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009 को पूरा करने के लिए जो भी प्रावधान करने पड़े, उनमें अगर पैसे की कमी आती है तो उनके क्रियान्वयन के लिए धन का या पैसे की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी होगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श कर खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। क्या होगा, अब देखो जनरली क्योंकि विद्यालय कहाँ बनेंगे पूरे देश में, तो किसी न किसी राज्य सरकार के यहाँ बनेंगे, तो केंद्र सरकार को क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्प करनी होगी राज्य सरकारों की। ठीक, तो केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से संपर्क करे और उन्हें सहायता या अनुदान धन के रूप में प्रदान करे। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी, नवाचार, अनुसंधान, नियोजन, प्लानिंग क्षमता का विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। यानी केंद्र सरकार का मेन रोल क्या होगा, तो देखो निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का एक मुख्य कार्य होगा कि वो नेशनल लेवल का पाठ्यक्रम बनाएगी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क, एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाए जो पूरे देश में लागू हो। क्यों लागू हो पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम, क्योंकि मान लीजिए कोई बच्चा अलग अलग स्टेट का है, तो हमारे सभी बच्चे अलग अलग प्रांत के सभी अलग अलग प्रांत के सिलेबस को पढ़ते हैं, जिससे उनके आउटकम में अंतर होता है। या मान लो मैं कहीं ट्रांसफर होकर आता हूं, तो पता चला मैं यहाँ तो पहला ही लेसन अभी पढ़ रहा था और अगले वाले विद्यालय में गया, टीसी लेकर एडमिशन लिया, तो पता चला वहां तो कुछ और ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग ना हो, पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, पाठ्यक्रम सेम रहे, पाठ्यक्रम के यूनिट को 1 महीने में कंप्लीट करने की अनिवार्यता रहे कि इतना पॉइंट या इतनी यूनिट 1 महीने में पढ़ाना है, तो ताकि मैं आगे कहीं जाऊं तो वहां भी सेम वही क्लास चल रही होगी। तो इसलिए केंद्र सरकार क्या करेगी, एक तो नेशनल लेवल का एक पाठ्यक्रम बनाएगी, दूसरा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर मानदंड बनाएगी, और तीसरा नवाचार, जो भी इनोवेशंस होंगे वो करेगी, जो भी अनुसंधान रिसर्च होंगे वो करेगी, किसी भी प्रकार की प्लानिंग करनी है तो वो करेगी, और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं को विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक जो भी आवश्यक लगेगी तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला है राज्य और स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा देना सुनिश्चित करेंगी, यह भी सुनिश्चित करेंगी कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के साथ कोई भेदभाव ना हो। देखो यहाँ पर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। क्या बताया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज यानी ग्राम पंचायत, ठीक, नगर निगम, ये सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश और उनकी उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगे। उनकी ड्यूटी होगी कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा प्रवेश और उपस्थिति से वंचित ना रह पाए, और ये कोशिश करेंगे स्थानीय और राज्य सरकारें कि विद्यालय पास में स्थापित किए जाएं, और साथ ही साथ जो समाज में कमजोर हैं, वंचित वर्ग हैं या जो भेदभाव के शिकार हैं, उनके साथ आगे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना किया जाए। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री, विद्यालय भवन, शिक्षक, स्कूल बिल्डिंग, शिक्षक टीचर और शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल सहित सभी आधारभूत बेसिक संरचना स्ट्रक्चर की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा। देखो आ गया इसमें थी ना कि सेंटर, देखो इसका हेडिंग क्या था, केंद्र सरकार, तो वो हमने पढ़ लिया, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, वो भी हमने पढ़ लिया। अब अभिभावकों के दायित्व क्या होंगे,
अभिभावकों के दायित्व क्या बताए जा रहे हैं कि प्रत्येक अभिभावक यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ाने के लिए एडमिशन या भर्ती कराए। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों को आरंभिक देखरेख के साथ 6 वर्ष की आयु होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनेगी। क्या मतलब है कि जब बच्चा अपनी माँ के पास 3 बरस तक रहेगा, क्योंकि 3 बरस तक के बच्चे को हम कहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं, तो मिनिमम जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित मापदंड हैं वो क्या है कि 3 वर्ष तक बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। तो 3 वर्ष के बच्चे प्रारंभिक, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है 6 वर्ष पर एडमिशन लेंगे ना, लेकिन जब बच्चा मान लो 3 साल का है, मान लो 4 साल का है, मान लो 5 साल का है, तो वो कहाँ रहेगा? तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर में डाल देते हैं ना। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रदान करने की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। फिर है अध्याय 4, स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। अब देखो हम लोग क्या पढ़ लिए, सबसे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि स्कूल क्या होगा। सेकंड वाले अध्याय में हमने पढ़ा था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 क्या होगा। फिर तीसरे वाले में हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय का दायित्व क्या होगा। अब अध्याय 4 में आ जाओ, स्कूल और शिक्षकों के दायित्व क्या होंगे। सरकारी विद्यालय निशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। क्या कहा गया, जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा यानी वो मुफ्त दी जाएगी। निजी मान लो प्राइवेट और विशेष श्रेणी जैसे केवीएस एनवीएस वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से, मान लो कोई निर्बल समुदाय है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। क्या कहा गया है कि जो बच्चे गरीब हैं उनको सरकारी विद्यालयों में, या सभी बच्चों को सरकारी विद्यालयों में तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन जो विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं जैसे केवीएस एनवीएस, इन सब में क्या होगा, इन सब में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। उन्हें 25% गरीब बच्चों का एडमिशन लेना ही लेना होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा, क्या होता है कई बार हम किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, मान लो मैं एक गरीब बच्चा हूं और मान लो मैं 6 बरस का हूं और मेरे सबसे नजदीक जो स्कूल है वो केवीएस का है या एनवीएस का है या सीएमएस का है या एलपीएस का है और मैं उनमें एडमिशन लेने जाता हूं, तो क्योंकि वो इतने अच्छे स्कूल हैं तो हो सकता है वो मुझसे चंदा या दान की मांग कर दें। तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक या बच्चों के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। कोई कंपटीशन नहीं कराना है, बस अगर आपके पास सीटें हैं तो आपको उस बच्चे का एडमिशन लेना है अगर उसने गरीब या समुदाय या निर्बल समुदाय की श्रेणी में आवेदन किया है। ठीक, अगर कोई बच्चा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एडमिशन आपके विद्यालय में लेने के लिए अप्लाई करता है और अगर आपके ने 25% सीटें रिजर्व रखी हैं तो आपको उस बच्चे का एडमिशन बिना किसी चयन प्रक्रिया के ले लेना है, प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर। ठीक, प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से मान लो चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे या विद्यालय को 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार अगर ऐसा करता है तो 25,000 रुपए और उसके बाद भी अगर वो हर प्रक्रिया ये अपनाता है तो 50,000 तक रुपए का दंड देना उसे
पढ़ सकता है। इसलिए विद्यालय कोई भी होगा, निजी, सरकारी, विशेष नाम वाले, ये कोई भी अपने बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लेंगे, न दान के नाम पर, न सिलेक्शन के नाम पर, न प्रक्रिया के नाम पर, न प्रतियोगिता के नाम पर। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होगी। हाँ, जैसे पूर्व प्राथमिक कक्षाएं क्या होती हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब, या अर्ली चाइल्डहुड केयर, किड्स केयर, अगर ये सब कक्षाएं भी जो कि प्राइमरी से, क्योंकि प्राइमरी में हमारा बेसिकली क्या आता है 1 से 5 तक के, तो अगर मान लो 1 से 5 तक से नीचे अगर आप कोई बच्चों के शिक्षा के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं तो उसमें भी आपको 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी पड़ेंगी। इन बच्चों का लेकिन ऐसा नहीं है कि खर्च फ्री में पढ़ाना, नहीं, इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी और विद्यालयों को लौटाएगी। बच्चे की उम्र का निर्धारण, अब मान लो कोई बच्चा है वो एडमिशन लेने गया, क्योंकि गरीब बच्चा या गांव देहात का बच्चा, तो बच्चे की जन्म का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन मान लो प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। क्या कहा जा रहा है कि जिन बच्चों का एडमिशन हो उनका जन्म पंजीकरण होना चाहिए, उनका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। परंतु मान लो अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके अभाव में किसी भी बच्चे को या उस बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा और ना ही स्कूल से उसे निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। लेकिन ये बात अगर बच्चों को बता दो तो बच्चे क्या बनेंगे, बच्चे कहेंगे चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें गुरुजी रोकेंगे तो है नहीं, ठीक है। लेकिन ये उनके सपोर्ट के लिए है या अच्छाई के लिए है, उनकी भलाई के लिए है कि जो भी बच्चे 1 से 5 में पढ़ते हैं उन्हें किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा, और अगर जब तक वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें उस स्कूल में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों सर्विस रूल के अंतर्गत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा जा रहा है, बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, चाहे वो डिसिप्लिन का नाम हो या किसी गलती पर उन्हें डांटने पीटने का काम हो, कोई भी वजह हो, लेकिन किसी भी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी को आज की तारीख में हम कोई भी शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दे सकते। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति के स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावकों में से होंगे। वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि पहली बात तो एक स्कूल होता है गवर्नमेंट, दूसरा स्कूल होता है एक ऐसा स्कूल जो गवर्नमेंट से अनुदान पाती है, पैसे पाते हैं और खर्चा करते हैं और गवर्नमेंट की ओर से अपना व्यवस्था देखते हैं। तो अनुदान ना पाने वाला मान लो कोई स्कूल है, ठीक, तो उसे छोड़कर बाकी सभी स्कूल एक मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी में स्थानीय सरकार, नगर निगम के कर्मचारी या ग्राम पंचायत के कर्मचारी होंगे और स्कूल में नामांकित जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स होंगे। कुल सदस्यों में जितने भी इसके सदस्य बनाए जाएं उसमें 3/4 सदस्य अभिभावक होंगे, गार्जियन होंगे, उस स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता पिता होंगे। वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। जो गरीब वर्ग आता है उससे कम
रिप्रेजेंटेटिव हमें रखने ही पड़ेंगे, और महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा कि इस कमेटी में मेंबर्स महिलाएं भी हों। क्यों? क्योंकि विद्यालय कोएड होते हैं जहां पर बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ते हैं, तो कमेटी में भी वो बात होनी चाहिए कि पुरुष और महिलाएं दोनों हों। तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व को विशेष ध्यान दिया जाएगा, वंचित और गरीब बच्चों के, विद्यार्थियों के अभिभावकों को विशेष ध्यान दिया जाएगा, और कुल सदस्य जितने बनाए जाएंगे उसमें से 3/4 अभिभावक होंगे। ये समिति करेगी क्या? तो इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे। क्या? पहला तो स्कूल के कार्यों का अनुसरण करना। ये जो कमेटी होगी वो स्कूल को उसके कार्यों में मदद करेगी। दूसरा, स्कूल के विकास की योजना बनाना, स्कूल की बाउंड्री, स्कूल का क्वांटिटी, स्कूल की क्वालिटी और कैसे विकसित की जाए, इस पर विचार विमर्श करेगी ये कमेटी। और क्या करेगी? सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना। ठीक, जानना कि जो भी सरकार खर्चा दे रही इस विद्यालय को, वो कहाँ खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है और कहाँ खर्चा किया जाए। अन्य सुझाव गए कार्यों को करना। कोई अन्य कार्य अगर मान लो गवर्नमेंट देती है कि स्कूल ये काम करें, या आपस में सब लोग मिलकर संगोष्ठी करके कोई कार्य निकालते हैं कि हाँ हमें विद्यालय की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए ये कार्य करना चाहिए, तो वो कार्य भी करना। इस यानी ये कमेटी जो क्या करेगी? स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास की योजना तथा राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान के देने का आधार बनेगी। यानी अब जो किसी भी स्कूल को अनुदान दिया जाएगा तो सरकार ये जरूर देखेगी कि जो उस स्कूल के माता पिता द्वारा गठित कमेटी है, जिसमें शिक्षक और लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के प्रतिनिधित्व भी शामिल हैं, वे क्या योजना दिए हैं, जैसी योजना होगी वैसा ही उसी हेड में उनको अनुदान दिया जाएगा। तो ये तो हो गया स्कूल का। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला जो उसमें पार्ट था स्कूल का हो गया। अब शिक्षकों के दायित्व। चलो ये रहा, शिक्षकों के दायित्व क्या होंगे। देखो, शिक्षकों के दायित्व होंगे कि वो नियमित समय से स्कूल में उपस्थित हों। क्या? शिक्षकों का पहला दायित्व होगा कि वो नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित हों। दूसरा, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाएं और पाठ्यक्रम को पूरा कराएं। तीसरा, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा हो। चौथा, प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का वो आकलन भी करें। टीचर का काम देखो क्या क्या होता है, प्रत्येक बच्चे की योग्यता का आकलन करना भी, और नियमित अभिभावक पेरेंट्स टीचर मीटिंग बैठकें आयोजित कराना, और बच्चे कितने नियमित हैं, रेगुलर हैं, उनकी क्या उपस्थिति है, क्या सीख रहे हैं, वो कैसा सीख रहे हैं, कैसी उनकी प्रोग्रेस है, प्रगति है, के बारे में चर्चा करना। इसके अतिरिक्त अगर सरकार या माता पिता अभिभावक शिक्षकों को कुछ उत्तरदायित्व देते हैं तो उसका भी निर्वहन करना। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर स्कूल में होगा। क्या काम करना होगा? जो लोग ये 6 महीने के अंदर ये रिपोर्ट पेरेंट्स को और लोकल बॉडीज को देनी होगी कि जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो, वो सफल होना चाहिए, वो बने रहना चाहिए। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे जनगणना, चुनाव आपदा, राहत को छोड़कर से शिक्षकों को हटाया जाए। ठीक, और इस अनुपात को बनाए रखने के लिए टीचरों से अगर अन्य कोई कार्य लिया जा रहा है, जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा और राहत को तो छोड़कर बाकी अन्य अगर कोई काम लिया जा रहा है तो उनसे शिक्षकों को तुरंत हटा लिया जाए और उन्हें टीचिंग के लिए कहा जाए।
ठीक। लेकिन जो जनगणना में लगाए जाते हैं उनको आप नहीं हटा सकते हो टीचर को, जो चुनाव में ड्यूटी में लगाए जाते हैं उनको नहीं, और अगर देश में कोई आपदा राहत है तो उस पर अगर वो लगाए गए तो वहां से नहीं हटाया जाएगा। यानी इन 3 हेड को छोड़कर बाकी अगर टीचर किसी और गतिविधि में सरकार ने लगा दिया है या ग्राम प्रधान ने लगा दिया है या कहीं भी कोई और ड्यूटी कर रहा है तो उसे वहां से हटाकर उसे उसके शिक्षण कार्य पर लगाया जाए। आ जाओ 5, 7 है ना, अभी तो ये 5वां है। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और इसका पूरा किया जाना। अब है कि करिकुलम कैसा होगा, पाठ्यक्रम कैसा होगा। ठीक, तो पहली बात तो कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या होगी, इसका निर्धारण जो शैक्षिक अधिकारी होते हैं, जैसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, SCRT के अधिकारी, आपके डाइट के अधिकारी शैक्षिक, वो इस पे निर्णय लेंगे। पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की विधि को तय करने वाले शैक्षिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देंगे। क्या क्या बात ध्यान रखनी होगी उन प्राधिकारियों को, तो उन्हें ध्यान रखनी होगी कि संविधान के निहित मूल्यों में इसकी अनुरूपता हो, बच्चों का समग्रता में विकास हो, बच्चों के ज्ञान, संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास हो सके, शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास हो, बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न किया जा रहा हो, जहां तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चों की मातृभाषा हो, बच्चों को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना और अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना, ये सब मूल्यांकन में समाहित हो। बच्चों के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन किया जाए। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके से प्रारूप प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उसके बाद है अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 में क्या कहा गया है कि जो भी बालक के अधिकार होते हैं उनको संरक्षित करना है, उनको बचाना है। क्या है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशें करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। क्या है, क्योंकि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार शिक्षा है ना, ये इसमें बालकों को अधिकार दिया गया है, इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो क्योंकि ये मौलिक अधिकार बन गया है, ये बच्चे का अधिकार है, इसलिए जो भी बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है, जो भी बाल अधिकार संरक्षण कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वे बाल निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सीधे अधिकारी उसकी जांच करेगा कि ये शिकायत कहां तक सही है, इससे बच्चे का कितना नुकसान हो रहा है। और इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामले का तुरंत निपटारा भी करेगा, ढीला ढवाली या लेट लतीफी वो नहीं कर सकता है। अगर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम से कोई भी शिकायत हो तो आप तुरंत यथासंभव उच्च अधिकारी से करिए और वो आपकी बात का तुरंत समाधान करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। क्या है, एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाई जाएगी, नेशनल सजेशन कमेटी बनाई जाएगी, एक सजेशन लेने के लिए, सलाह देने के लिए। ये राष्ट्रीय या नेशनल लेवल की सलाहकार काउंसिल करेगी क्या, तो ये भारत सरकार को सलाह देगी कि जो भी इस निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में प्रावधान है, उन अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए।
अन्य या लास्ट, अध्याय 7, उसमें क्या कहा गया है? तो अध्याय 7 में कहा गया कि इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकते हैं। क्या कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को क्रियान्वयन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अगर किसी नियम की आवश्यकता पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज नियम बना सकती हैं। अगला, इस अधिनियम को और इसके बनाए गए नियमों अथवा आदेशों के पालन में केंद्र सरकार या राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति, इस नियम से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। ठीक, अगर बच्चों की भलाई के लिए और इस अधिनियम की भलाई के लिए कोई नियम, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी सरकारी कर्मचारी बनाता है तो उस पर किसी भी प्रकार का आप मुकदमेबाजी नहीं कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्या मौलिक अधिकार 21 का के अंतर्गत बना दिया गया और 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों का निर्धारण हमने पढ़ा। फिर बच्चों को दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी हमने पढ़े। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रवेश के दौरान स्कूल और शिक्षकों एवं बच्चों के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय लोकल बॉडी सरकार 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेंगी और आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराएंगे। ठीक, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, बाकी एमसीक्यूज हम लोग पढ़ने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगला होगा हमारा कि बाल अधिकार। ठीक, बाल अधिकारों के प्रति जागरूक सोच, बाल अधिकारों को लेकर देश में और दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, आगे के लेक्चर में। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो फिर प्रश्न कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।